दर्शकों कहते हैं जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी सफलता होगी। इसलिए समय रहते संघर्ष करना सीख ले, क्योंकि सहारा कितना भी भरोसेमंद क्यों ना हो, एक दिन तो साथ छोड़ ही देते हैं। इन उम्मीद और कामनाओं के साथ मैं राकेश बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहूंगा दूरदर्शन के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम बिहार बिहान में। दर्शकों, संघर्ष और सफलता की हमने बात कही, इससे जुड़े कई पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और आज हम अपने ऐसे खास शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे जिसे देखने सुनने के बाद न सिर्फ आपको प्रेरणा मिलेगी बल्कि जीवन में कैसे आगे बढ़ा जाता है, संघर्ष कैसे किया जाता है और सफलता कैसे आपके कदमों तक पहुंचती है, ये भी आपको जानने और समझने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे अपना विचार जो बिहार बिहान अपने कार्यक्रम के माध्यम से रोजाना महात्माओं के विचार आपके साथ अवगत कराता है, जिसे सुनने और देखने के बाद न सिर्फ हमें संघर्ष करने के रास्ते मिलते हैं बल्कि सफलता के जो कहीं ना कहीं एक मुकाम है उसे भी हम देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का विचार क्या है हमारे महात्माओं के द्वारा। पाप से घृणा करो, पापी से प्रेम करो। कि आज हमारे बीच जो खास मेहमान है वो तरक्की, वो आगे इसलिए नहीं बढ़े कि उन्होंने सिर्फ मेहनत की है बल्कि अपनी उन्नति के साथ साथ समाज को परिवार के रूप में माना और उन्हें भी आगे बढ़ाते हुए उनकी उन्नति के बारे में भी सोचते हुए वो आगे बढ़े। इसलिए आज सफलता उनके कदमों पर है और बहुत कुछ प्रेरणा भी उनसे मिलती है। तो आइए हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर अमूल्य सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, बतौर समाजसेवी के रूप में भी समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर अमूल्य सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राकेश। डॉक्टर अमूल्य सिंह जी, बिहार के पूसा में आपका जन्म हुआ और उसके बाद राजधानी पटना पहुंचे पढ़ाई लिखाई के लिए और भी बहुत ही लंबी और रोचक जर्नी आपकी रही है। शुरुआती क्षणों का थोड़ा हम जिक्र करना चाहेंगे। जन्म के पश्चात आप आगे बढ़े, बचपन आपका बीता, उसके बाद पढ़ाई लिखाई के लिए पटना आए, तो उन दिनों के जो क्षण है थोड़ा सा जिक्र करना चाहेंगे। शुरुआती क्षण आपका कैसा रहा है, बचपन के बाद पढ़ाई लिखाई करने के आप पटना भी पहुंचे हैं, उन दिनों की बात हम थोड़ा सा जिक्र जरूर कहें इसके बारे में। राकेश, बहुत खुशी होती है कि आज हम शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस पे हम लोग दर्शकों के बीच में हैं, अच्छे संदेश के साथ, अच्छे भविष्य के लिए। मैं जब पटना आया तो मेरा लालन पालन बचपन में पटना में ही हुआ। पटना सेंट जेवियर्स हाई स्कूल गांधी मैदान के पास है, वहाँ से मैंने स्कूलिंग की और उसके बाद पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। जो इसकी बात आप कर रहे थे, इंटरमीडिएट कल लास्ट दिन है अप्लाई करने का, तो मेरी पढ़ाई पटना साइंस कॉलेज में हुई थी। बायोलॉजी से मैंने पढ़ाई की 1981-1983 के बीच में पटना में था और उसके बाद किस्मत ने साथ दिया, मेडिकल की परीक्षा मैंने दी और मुझे सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पुणे में है उसमें मेरा 1984 में एडमिशन हुआ। उसके बाद तो शायद संघर्ष की जो गाथा है वो चलती रही, लेकिन उसके बाद सफलता भी मिलती रही और उसके लिए मैं सबको शुक्रिया देना चाहता हूं, अदा करना चाहता हूं कि आज मैं कुछ भी हूं तो बचपन के सहपाठियों के कारण कि मैं सेंट जेवियर्स हाई स्कूल पटना की बात हमेशा करता हूं, क्योंकि आज मैं जहां से उठा था, जब कोई विश्वास नहीं करता तो मेरे वो फ्रेंड्स जो बचपन में मेरे साथ खेलते थे उन्होंने मुझे विश्वास किया अमूल्य इज अ गुड डॉक्टर, और वहां से मेरी शुरुआत हुई। जब मैं पटना आया था 1989 में, उसके बाद संघर्ष निकलता गया लेकिन सफलता भी मिलती गई है। मेहनत किया हूं, आज मैं आपके बीच हूं। डॉक्टर अमूल्य सिंह, फौज की सेवा करना आपका मुख्य लक्ष्य रहा शुरुआत से ही, लेकिन ये धारणा कैसे बदली? अब आम लोगों की आप सेवा कर रहे हैं, बड़े परिवार का समूह भी है आपका, तो ये धारणा कैसे कब बदली आपकी? 1984 में मैं जब पुणे गया था एएफएमसी, एक दूसरा ही जिंदगी मैंने देखा। मैं पटना की धरती पर रहा था, कभी उसके पहले बिहार के बाहर जाने का मौका नहीं मिला था। 1984 से 1988 के बीच में जब रहा, फौज के सारे चीज मैंने देखे, बाकी दुनिया को देखी। पुणे उस समय ही विकसित हो चुका था, तो मैं बोला कि ना, कहीं भी रहना है लेकिन बिहार वापस नहीं जाना है, और ये तो फौज की सेवा करने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा लाइफ है, आर्मी लाइफ बहुत अच्छी होती है, संघर्ष है, कष्ट है, लेकिन उसके साथ जिंदगी बहुत अच्छी होती है कि अपनापन होता है। मैं नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरी माता जी ने मुझे जिद कर दिया 1988 में।
अगर तुम उधर रहोगे तो मैं बूढ़ी जब होंगी तो मेरी सेवा कौन करेगा, हम लोग को कौन देखेगा। तो तुम वहां रह के देश की सेवा तो करोगे, लेकिन मैं माँ के रूप में तो यहाँ रह जाऊंगे अकेले। वापस क्यों नहीं आ जाते? बिहार की भी अगर तुम सेवा करते हो, बिहार की जनता के बीच में रहते हो, तो आम जनता के बीच में भी रहोगे, परिवार के जो बुजुर्ग हैं उनकी भी तुम सेवा एज ए चिकित्सक कर पाओगे। क्योंकि आदमी के रूप में सेवा करना और एक चिकित्सक के रूप में सेवा करना, दोनों में अंतर हो जाता है। तो बहुत भारी मन से, मैं ये नहीं बोलूंगा, 18 दिसंबर को मैं पुणे छोड़ा, 20 तारीख को उसमें ट्रेन से मैं आया था, 20 दिसंबर को पटना में आया। लेकिन उससे मुझे ही लगता था शायद मैंने गलती की जो मैंने फौज को छोड़ा, बाहर की दुनिया को छोड़ा, वापस बिहार में आया हूं आज। लेकिन समय के साथ बहुत कुछ मेरे विचारों में बदलाव हो चुका है। जी डॉक्टर अमूल्य सिंह, कहा जाता है कि अगर आप खुद के उन्नति के साथ समाज को भी आप उन्नति करते, समाज को भी आप आगे लेकर चलते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? 100%। आप समाज में उठना चाहते हो, अकेले नहीं उठ सकते हो। वो जो पुरानी कहावत है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, वही वाली बात होती है। आप अकेले नहीं उठ सकते हो। समाज में आपके जो सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, जो आपके मित्र हैं, उनको साथ लेके अगर आप ऊपर उठते चलिएगा तो वहीं से आपकी पहचान ज्यादा होती है। एक समूह की पहचान होती है, अकेले व्यक्ति की पहचान नहीं होती है। आप अकेले उठना चाहिएगा, अगर समूह ने आपको साथ दिया, वो लोग समझते हैं वो आपकी भलाई के लिए आप उसके लिए कर रहे हैं, तो एज अ लीडर मान सकते हैं। ये उनकी सोच की बात है। आप मत समझ लीजिए मैं लीडर बन गया हूं, उनको समझने दीजिए। उनको जिस दिन लगेगा ये व्यक्ति मेरे भलाई के लिए कार्य कर रहा है, मेरे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा है, तो आप अपने आप ऊपर उठते जाइएगा। उसके बाद तो सारी दुनिया आपकी अपनी हो जाती है। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा सर कि डॉक्टर अमूल्य सिंह एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसके अलावा समाज में डॉक्टर अमूल्य सिंह अपना क्या महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं जो लोगों के लिए प्रेरणा की चीज़ है, ये बताइए। बहुत ही अच्छी बात बोली है राकेश कि देखो, एक चिकित्सक तो होता है, मरीज और चिकित्सक, ये दो चीज जहां पे होते हैं बंध जाते हैं। क्यों ना चिकित्सक अपना जो पेरिफेरी जिसको बोलते हैं उससे थोड़ा बाहर निकले। आप इलाज करते हैं, उसके बाद भी आपके पास समय बचता है। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा समय नहीं बचता है। कोई व्यक्ति अगर ये बोलता है कि समय की कमी है, वो गलत है। आप समय को अगर सही ढंग से, टाइम मैनेजमेंट की जो बात करती है, वो करने लगे, जो हर बच्चे को भी करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए, तो अलग कुछ कार्य कर सकते हैं। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, 95 से मैं ऑर्थोपेडिक की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अभी एक छोटा सा संस्थान है, अक्षत सेवा सदन एयरपोर्ट पटना में, वो मेरा अपना है, जहां पे 106 कर्मचारी कार्यरत हैं, 56 बेड है वहां पे, उसमें मरीजों की सेवा की जाती है। लेकिन मुझे लगा कि मैं तो ये सेवा कर रहा हूं, बहुत लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं जिन्हें ऑर्थोपेडिक्स की जगह कुछ और भी सहायता की जरूरत है। वो क्यों ना मैं करूं। वो खेल का मैदान हो सकता है, समाज में भूख को कमी की जा सकती है, किसी को कपड़ा दिया जा सकता है, किसी को छत दिया जा सकता है, और जो बुजुर्ग हैं उनकी सेवा की जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक चिकित्सक की परिधि से हम सबको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर कुछ कुछ भी काम करें तो बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। हम सबको खुश कर सकते हैं और समाज के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अक्षत सेवा सदन के अलावा आपने अपने कैंपस में, बिल्डिंग में वृद्धा आश्रम भी खोल रखा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। मतलब कि वृद्धा आश्रम आपने कब खोला, वहाँ पर कितने लोग वहाँ पर हैं जो लोगों की सेवा दे रहे हैं, और कहाँ कहाँ से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, किन परिस्थितियों में लोग पहुँचते हैं, ये हम सभी को मालूम है। आप वहाँ पर जाते होंगे, उनसे मुलाकात भी करते होंगे, क्या मनोदशा आप देख पाते हैं उन लोगों की, बताइए। राकेश, मैं बताना चाहता हूँ 2017 में 17 जून को मेरी माता जी का स्वर्गवास हुआ, जिसकी बात मैंने पहले भी की। उन्होंने मुझे बुलाया था कि मैं बुजुर्ग जब हो जाऊंगी, बूढ़ी हो जाऊंगी, मुझे कौन देखेगा। 2016 में उनको मस्तिष्क में ब्रेन हेमरेज हुआ। उसके बाद वह 11 महीने 20 दिन वो कोमा बोलिए, सेमी कोमा बोलिए, अचेतावस्था बोलिए, उसमें वो रही। 7 दिन मैंने एक प्रतिष्ठित अस्पताल में उनको रखा। फिर उनका बहुत कुछ फायदा नहीं हो रहा था, मैं अपने सेंटर पर ले आया और उसी हालत में मैं उनको जिंदा रखा 11 महीने 20 दिन तक। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 17 जून 2017। अक्टूबर में मेरे पिताजी ने बोला कि तुम डॉक्टर थे, तुम्हारे पास स्टाफ थे, तुमने अपनी माँ की सेवा कर दी। वैसे व्यक्ति लोग का क्या होगा जिनके पास अपना नहीं लोग होता है, और वो संयुक्त परिवार तो आजकल बहुत कम हो रहा है, सब लोग सिंगल फैमिली में आ गए हैं।
हस्बैंड वाइफ बच्चे बच्चे भी पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं, उसके बाद बूढ़े माता पिता रह जाते हैं, जो कि देखने वाला भी शायद कोई नहीं होता है। अगर पैसा है तो शायद आपके पास कुछ आदमी मिल जाए। तो उसके बाद हम लोगों ने नवंबर 2017 में एक वृद्धाश्रम की स्थापना की, जिसमें कि हमारे पास उसी अस्पताल परिसर में अक्षत सेवा सदन में अभी 7 रूम है हमारे पास। जरूरत पड़ने पे हम लोग 14 लोगों को रख सकते हैं, नहीं तो एक एक रूम हम देते हैं, जिसमें एसी रूम भी है। लेकिन वो सही मामले में वृद्धाश्रम मैं नहीं बोलूंगा, वहां मेडिकल केयर में देता हूं। मैं स्वास्थ्य की भी उसमें सेवा देता हूं, जो भी बीमार है उनको मैं सेवा देना चाहता हूं। आम वृद्ध को मैं तो अभी नहीं रख पा रहा हूं कि उतना बड़ा मेरे पास नहीं है। तो हमारे यहाँ बाहर से भी लोग आते हैं, आसाम से अभी मेरे यहाँ 1 लोग भर्ती हैं, अभी बंगाल से 2 हैं, जिनको काफी लंबा समय रहना है। उनके पास अभिभावकों की कमी है, कोई ऐसा नहीं है जो लगातार सेवा कर सके। और मैं सही बात बोलना चाहता हूं, अगर आप अच्छे जगह पर रख के अपने अभिभावक की सेवा करना चाहे तो बच्चे जो हैं वो छुट्टी लेके नहीं रह सकते लंबा, उनका अपना भविष्य होता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो अगर ढंग से सेवा कराइए तो प्रतिदिन 10 से 15 हजार खर्चा होता है। अगर 600-700 में उनको खाने के साथ नर्सिंग केयर मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। कोशिश कर रहा हूं, एक छोटी सी दुनिया भी बनाई है लायंस उर्मिला वृद्धाश्रम, समय के साथ उसको मैं बड़ा करूंगा। अभी उसमें 7 स्टाफ काम कर रहे हैं, जो खाना भी देते हैं उन लोगों को, सेवा भी करते हैं, नर्सिंग केयर भी करते हैं, ऑक्सीजन भी दी जाती है, मॉनिटरिंग भी केयर दी जाती है, और चिकित्सक के रूप में मैं फ्री प्रतिदिन उनको देखने जाता हूं, उनका इलाज करता हूं। जी, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो वृद्धाश्रम के तौर पर आपने वहाँ मेडिकल केयर, जो लोग बीमार बुजुर्ग हैं उनकी सेवा वहाँ पर दी जाती है। डॉक्टर अमल सिंह, आपने यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के बारे में आपकी धारणा है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता है। हम इसके बारे में थोड़ा विशेष तौर पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि आज परिस्थिति क्या है वो हम सभी जान रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संयुक्त परिवार को लेकर आप क्या फील करते हैं, आपने क्या महसूस किया है, और लोगों को आप किस तरह से समझाना चाहेंगे, ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, वर्तमान के लिए और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए? मैं यही बोलना चाहता हूं, आज मैं कहीं भी कुछ हूं, किसी भी मुकाम पे हूं, शायद यंगस्टर्स बोलते हैं कि मुझे डॉक्टर अमूल्य बनना है। अगर मैं संयुक्त परिवार में न रहता तो आज इस स्टेज पे मैं नहीं रहता जो मैं कुछ बातें कर रहा हूं, किसी की सेवा करने की, 106 लोगों के परिवार को चलाने की। क्योंकि मैं 1995 की जब बात करता हूं, जब से मैंने जिंदगी का संघर्ष सही ढंग से शुरू किया, उस समय हमारे एक बेटा हो चुका था, मेरी पत्नी उस समय पढ़ाई कर रही थी, और उसके कोख में दूसरे बच्चा आगमन होने वाला था। अगर संयुक्त परिवार में नहीं रहता तो मेरे छोटे बच्चे, जो आज डॉक्टर बन चुका है, MS ऑर्थो की पढ़ाई कर रहा है, अगर सबका प्यार रहा, आशीर्वाद रहा, तो अगले वर्ष से वह बिहार में अपनी सेवा कर पाएगा। तो भैया भाभी, माता पिता, सबके साथ मैं रहता था। मेरी भाभी 1 वर्ष तक उस बच्चे को अपने साथ रखी, और उस समय उनको भी एक छोटा बच्चा था, अपना दूध भी पिलाती थी, क्योंकि मेरी पत्नी पढ़ाई करते रहे, 2nd MBBS का एग्जाम दे रही थी वो। उसके बाद 3rd MBBS जब आया तो दूसरी बेटी मेरी आ गई थी। तो आप जानते हैं खुद कि एक डॉक्टर को पढ़ने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। पत्नी पढ़ाई कर रही है, मैं संघर्ष की जिंदगी जी रहा था। मेरा फीस 5 रुपये था, बहुत मुश्किल से सप्ताह में कभी 5 पेशेंट, कभी मैं 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये महीने में सप्ताह में कमाता था। महीने के 200 रुपये होते थे। उसमें अगर आप चाहिएगा कि सब चीज खुद कर लीजिए, वो पॉसिबल नहीं है। दाई नौकर रखने की मेरी औकात नहीं थी, मैं नहीं रख सकता था। भैया भाभी ने मेरे बच्चों को पाला पोसा। वो कब स्कूल जाना शुरू किए, कब वो पहुंचाने जाते थे, मेरे भैया जाते थे। आज वो नहीं है, 2014 में उनका डेथ हो गया। मैं स्वर्गीय सुमन सिंह को याद करके यही बोलना चाहता हूं, जो मेरे बड़े भाई थे, कि संयुक्त परिवार में रहोगे तो जो भी बच्चे हैं उनको अच्छा संस्कार मिलेगा। क्योंकि दादा दादी, नाना नानी जितने भी होते हैं, वो अपने छोटे बच्चों को हमेशा अच्छा संस्कार देते हैं। कभी उनको ये नहीं बोलते हैं कि इस तरह से चोरी कर लो, ये कर लो, समय के साथ ये कर लो, गलतियां करो। हमेशा अच्छी बात सिखाई जाती है। तो मैं तो चाहूंगा कि मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाए जॉइंट फैमिली के लिए। मैं विदेशों में भी गया हूं, वहां देखा हूं सिंगल फैमिली रहती है, कितने कष्ट में वो लोग रहते हैं। संयुक्त परिवार में रहिएगा, जहां बर्तन रहेंगे वहां आवाज उठेगी। आवाजों को दरकिनार कीजिए, उसकी मधुरता को पहचानिए, आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं।
जी, क्या खूब आपने कही। और चूंकि संयुक्त परिवार का हम जिक्र कर रहे हैं, और देखिए कितना जरूरी है, महत्वपूर्ण है। इसके महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम भुला नहीं सकते, क्योंकि संयुक्त परिवार हमारी सभ्यता रही है, हमारी संस्कृति में रही है, और उसे हम धीरे धीरे कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं कि समाज में पूरी तरीके से संयुक्त परिवार खत्म हो गया है। जो संयुक्त परिवार बचे हैं, जो अभी जी रहे हैं संयुक्त परिवार में, उन वहाँ जाकर अब देखिए, वहाँ जाकर देखिए। और जैसा कि आपने कहा कि जहाँ पर बहुत सारे बर्तन होते हैं, शोर करते हैं, लेकिन उसे शांत करने भी आना चाहिए। और बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है संयुक्त परिवार से। बहुत सारी मदद मिलती हैं, सुविधाएं मिलती हैं, और इसी के साथ साथ हमें बहुत सपोर्ट मिलता है संयुक्त परिवार से, जो हमें एकल परिवार में नहीं मिल पाता है। कमियां बहुत सारी रहती हैं, क्योंकि हमें वो संस्कृति और हमें कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो वो संस्कार नहीं मिल पाते हैं एकल परिवार से, जो संयुक्त परिवार में हमें देखने और सीखने को और समझने को मिलते हैं। एक बात और ये भी हम ये कहना चाहेंगे, चूँकि थोड़ा सा हम टॉपिक को चेंज करना चाहेंगे यहाँ पर डॉक्टर अमूल्य सिंह जी। वुशु के आप एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और समापन समारोह भी आज होने वाला है, बताया था आपने। तो इसके बारे में जानना चाहेंगे, इस एसोसिएशन से आपका जुड़ाव कब हुआ और क्या देखते हैं, मतलब कि बिहार गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट कितना बेहतर प्रयास कर रही है खेल को लेकर, युवाओं को लेकर, ताकि उन्हें प्रोत्साहन भी मिल रहा है और इस क्षेत्र में लगातार वो आगे भी बढ़ रहे हैं। खेल, हर व्यक्ति को किसी न किसी खेल से जुड़ा रहना चाहिए। मानसिक रूप से वो परिपक्व होता है, स्टूडेंट के रूप में मैं बोलूँगा। और जब आप बड़े हो जाते हैं तो डायरेक्ट अगर नहीं भी खेल पाते हैं तो दूसरों को प्रोत्साहित कीजिए। वुशु जो है चाइनीज मार्शल आर्ट है, जिसको कि भारत में आज बहुत ज़्यादा पहचान मिल चुकी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे सबसे ज़्यादा पदक लेके भारत वुशु में ही ला रहा है, और हमारे खिलाड़ी उसमें अपना देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अभी बिहार में मैं नेशनल जूनियर्स वुशु चैंपियनशिप करा रहा हूं, जो कि 22वां है वुशु के इतिहास का। 1200 बच्चे हमारे आए हुए हैं, पूरे देश से आए हुए हैं, 31 टीम आई है, आर्मी की भी टीम आई है, और सारे अलग अलग विभिन्न राज्यों की भी टीम आई है। तो वुशु के माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं कि बच्चों में अगर खेल की भावना जागृत होती है तो न केवल शारीरिक रूप से परिपक्व होते हैं, मानसिक रूप से, क्योंकि जब माइंड स्ट्रांग होगा तभी आपका बॉडी स्ट्रांग होगा। तो मानसिक और शारीरिक रूप को संतुलन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद समाज में आप अच्छी पहचान बनाते हैं। जब आप दोस्तों के साथ खेलते हैं तो खेल भावना आती है। खेल भावना क्या होती है? पॉजिटिविटी लाती है, नकारात्मक विचारों को अपने शरीर से दूर करती है, और सकारात्मक विचारों को धीरे धीरे पूरे शरीर का एक अभिन्न अंग बना लेती है। इस बार जो बिहार में वुशु चैंपियनशिप हो रही है, उसमें मैं ये एक बात एक आयोजक के रूप में जरूर करना चाहता हूं कि हमेशा सुनता था पंजाब में इतना किया जाता है खिलाड़ियों के लिए, हरियाणा में इतना किया जाता है, बिहार में कुछ नहीं होता है। मैं सबको आपके माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं, जिस तरह से बिहार सरकार ने हम लोगों की मदद की है आयोजन में, उसको आयोजन को सफल बनाने में हमारे डीजी हैं रविंद्र शंकरन साहब, एक एक पॉइंट पे खुद बैठे। मैं कभी कभी चौंक जाता था, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर को इतना समय, इतने ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उनके पास बहुत सारा खेल है, पर वह हर खेल में ध्यान दे रहे हैं। वुशु में जिस तरह से उन्होंने योगदान दिया है, उससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बहुत बढ़ा है। ये न केवल बिहार के खिलाड़ियों के लिए, जो हमारे पूरे देश से आए हुए खिलाड़ी हैं, उनके अधिकारी हैं, वो सोचने पे विवश हो रहे हैं कि बिहार में अगर इस तरह से खेल को प्रोत्साहन होगा तो आने वाले समय में बिहार की चर्चा पूरे देश में होगी, और देश में होगी तो अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे होगी। हमारे यहां से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी देश का नाम रोशन करेंगे। मैं सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और धन्यवाद देना चाहता हूं बिहार सरकार को कि अगर जिस तरह से आप प्रोत्साहित करते हैं, यही अगर संदेश जाता रहे, बिहार का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। कार्यक्रम में कई तरह की हमने बातें की, चूंकि हड्डी और नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं आप, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चाहे वो बुजुर्ग अवस्था हो या फिर युवा अवस्था, हड्डी की अनचाही समस्या ना हो, इसको लेकर किस तरह में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है और क्या करने की आवश्यकता है, चाहे वो खान पान हो या फिर फिजिकल एक्टिविटी, जरूर चाहेंगे इसके बारे में बताएं। हमेशा ये बोली जाती है कि हड्डियों की समस्याएं बुढ़ापे की समस्या होती है। मैं उसको उल्टे रूप में बोलता हूं, अगर आपका बचपन कमजोर होगा तो बुढ़ापा तो उससे भी ज्यादा कमजोर होगा। हमारे बच्चे वो सही ढंग से अपने आप को भोजन में, व्यायाम में अपने आप को नहीं बिता पाते हैं, और भोजन उनका बहुत खराब होता है। जिधर भी देखिए फास्ट फूड का जमाना है। बच्चों को मैं गलतियां नहीं दूंगा, माता पिता बिजी हैं,
वो नौकरी कर रहे हैं। परिवार के अर्जन की बात करें तो एक व्यक्ति से पूरा परिवार नहीं चल पाता है, तो पिता भी कार्य पे जाते हैं, माताजी भी कार्य पे जाती हैं। शाम में क्या होता है, समय का अभाव है, चलो आज मैगी बना देते हैं, आज यहाँ से पिज़्ज़ा मंगा देते हैं, तो उससे पौष्टिक तत्व का अभाव हो जाता है। माता पिता ज़्यादा समय बाहर जाते हैं तो बच्चों को भी पता नहीं चलता है कौन चीज़ खाने से फ़ायदा होगा। अगर इस तरह से हम लोग ट्रेनिंग दें कि दूध पीना सबसे ज़्यादा जरूरी है, दूध को एक कंप्लीट फूड बोला जाता है। बचपन से देखिए, माता का दूध पीता है, माँ का दूध बच्चा पीता है, वो अंत समय तक अगर पीता है वो दूध अपना, जो भी बाजार में भैंस का दूध हो, गाय का दूध हो, स्वच्छ प्योर दूध की मैं बात कर रहा हूं, तो उससे शरीर में सबसे ज्यादा ऊर्जा मिल सकती है। वो हड्डियों को मजबूत करती है, पूरे मांसपेशियों को मजबूत करती है। तो आपको सबसे पहले अपने भोजन पे ध्यान देना, पौष्टिक भोजन, उसमें दूध, हरी साग सब्जियां, और जो मांसाहारी हैं उनमें रेहू मछली की मैं बात करता हूं, बांगड़ा मछली की बात करता हूं, और अंडों की बात करता हूं। तो अंडों में तो उतना नहीं है हमारा कैल्शियम, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रोटीन देता है आपको, तो ये आपके फायदे की चीज होती है। उसके साथ जो बात होती है व्यायाम, समय निकालना होगा। बच्चे तो अगर आउटडोर गेम में चले जाते हैं तो उनका व्यायाम हो जाता है, लेकिन बदकिस्मती है हमारे यहाँ जितने भी ज्यादा नए नए स्कूल आ रहे हैं उनके पास फील्ड ही नहीं है। बच्चे जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे? वो आते हैं स्कूल से वापस घर में, और अगर माता पिता अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो मोबाइल की दुनिया में खो जाते हैं, वहीं गेम खेलते रहते हैं, वहीं कुछ करते रहते हैं, तो बाहर जाते नहीं है। सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। विटामिन डी सबसे ज्यादा जरूरी है शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। हम जो भी कैल्शियम लेते हैं दूध के रूप में या अलग भोजन के रूप में, विटामिन डी की अगर कमी है तो वो कैल्शियम ढंग से पचेगा नहीं और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। तो खाने के साथ सूर्य की रोशनी, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर आप अधेड़ हैं तो धूप में चलना पड़ेगा, उससे आपको विटामिन डी मिलेगी। व्यायाम करना होगा प्रतिदिन। जो व्यक्ति अगर खेलता है बच्चा तो उससे बहुत एक्सरसाइज हो जाती है, और जो अधेड़ है, मेरे उम्र की बात करें या उनसे बुजुर्गों की, अगर आप 40 मिनट से 45 मिनट बाहर वॉक करते हैं, उससे आपकी हड्डियां, मांसपेशियां सब मजबूत हो सकती हैं। आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाव हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव हो सकता है, और हम जैसे डॉक्टर से भी आपका बचाव हो सकता है। आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और शारीरिक रूप से जब स्वस्थ है तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा। मैं किसी कार्यक्रम में जा सकता हूं, 60 साल के भी हो तो क्या भी बोला जाएगा तो डांस कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से जब स्वस्थ है तो सामाजिक रूप से स्वस्थ रहिएगा, समाज के हर कार्यक्रम में हिस्सा लीजिएगा। और जब इन तीनों जब स्वस्थ रहिएगा तो आप आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहिएगा। हमेशा एक पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी। सकारात्मक विचारों के साथ दूसरों को प्रेरित कीजिएगा। इससे शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, नियमित खान पान और प्राकृतिक वातावरण भी बहुत जरूरी है उनके लिए। और कहा भी जाता है कि अगर स्वस्थ रहना है तो चलना जरूरी है, यानी कि वॉक फॉर लाइफ, अपने जीवन के लिए चलिए। इससे न सिर्फ आप स्वस्थ रहिएगा बल्कि आपके मानसिक संतुलन भी बना रहेगा, और जैसा कि आपने कहा कि आध्यात्मिक रूप से भी आप अंदर से काफ़ी ताकतवर रहिएगा। एक बात ये भी कहना चाहेंगे सर कि खान पान को लेकर मतलब कि कमियां देखी जा रही हैं, चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हों, लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। अलग अलग तरह की कई तरह की जो समस्याएं हैं, मतलब कि जितने सारे लोग उतनी सारी बीमारियां अब घर में प्रवेश कर रही हैं, शरीर में प्रवेश कर रही हैं। बीमारियों को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जब आ जाए तो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब बीमार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक अलग जो दृष्टि है वो देखने को मिल रही है कि आज हमारे समाज में एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो दूरियाँ हैं वो कहीं ना कहीं जरूर बढ़ी है, जिसे हम अच्छी तरह से महसूस करते हैं, और मरीज भी इसे अच्छी तरह से, क्योंकि मरीज तो पहले परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत उन्हें हेजिटेशन होता है, बहुत कुछ कहने में भी कि पता नहीं डॉक्टर साहब हमारी बात सुनेंगे, ठीक तरह से सुनेंगे नहीं सुनेंगे, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि डॉक्टर साहब बस आते हैं, इलाज करते हैं, ज़्यादा कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आज के परिवेश में ये दूरियां आई कैसे, समाज में डॉक्टर और पेशेंट के बीच इस दूरियों को कैसे पाटा जा सकता है, जरूर इसके बारे में बताएं आप। दो कारण है राकेश, बहुत ही अच्छी बात आपने उठाई है, क्यों ये दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अगर पुराने ज़माने की बात करें, जो हमारे सुश्रुत हुआ करते, जहाँ से मेडिसिन की शुरुआत हुई, एलोपैथिक मेडिसिन की, डॉक्टर्स वर कंसिडर्ड टू बी द सेकंड गॉड, दूसरा भगवान बोला जाता है। कहीं ना कहीं आज वो बदलता हुआ भगवान वर्ड खत्म हो गया है। मैं उसके पहले तो हाथ जोड़ के सभी मरीजों से नम्र निवेदन करूंगा, आम जनता से,
कृपया एक चिकित्सक को आप भगवान न समझे। वो आपके तरह का एक इंसान है, वो आपके बस सुख में रहना चाहता है, खुशियों को वापस आपको प्रदान करना चाहता है स्वस्थ बना के। तो उसको भगवान न समझिए, वो आपके तरह का इंसान है। उसमें भी वही चीज दिमाग में जो आपके पास है, वह कुछ गुणों के कारण डॉक्टर बना है और आपका इलाज करने के लिए आया है। बहुत ज्यादा उम्मीद करा के जाते हैं, वहां भी आपको परेशानी होती है। तो एक अगर आम इंसान, एक दोस्त की तरह से आप मिलिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा, एक चिकित्सक की तरह। और चिकित्सक को मैं बोलता हूं कि दे आर नॉट योर कस्टमर्स, दे आर योर फ्रेंड्स। वो आपके दोस्त हैं, आपके सहपाठी हैं। मरीज, उनसे हंस के बात कीजिए, जैसे अपने दोस्तों के साथ व्यतीत करते हैं उनसे भी बात कीजिए, दिल से दिल की बात कीजिए। और ह्यूमन टच होना बहुत जरूरी है। एक बार मरीज के नब्ज को पकड़ के देखिए, हाथ छूइएगा तो एक अपनापन मिल जाता है मरीजों के साथ। मरीज को लगता है ये डॉक्टर अपना है। दूसरा, फिर से एक भावना की बात करें, डॉक्टर्स और मरीज के बीच में मरीज हमेशा सोचता है मैं कितने बड़े अस्पताल में जा रहा हूं, वहां क्या क्या सुविधा मिलेगी। जैसे जैसे किसी अस्पताल, किसी भी संस्थान में सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, आप डॉक्टर के पास पहुंचने में आपको समय लगेगा। समय जब लगता है तो आप सोचते हैं मेरा तो इमरजेंसी था, मैं इतने बजे आया, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। कि आप उतने सुविधाओं के थ्रू जब गुजरने लगते हैं, उतना जब लगता है कि अस्पताल की इतनी सुविधा मिल रही है, हर जगह आपका कुछ समय वेस्ट होता है और आपके डॉक्टर पहुंचने में समय लग जाता है। तो सुविधाओं की जब आप बात करते हैं, और नए जमाने के डॉक्टर, मैं अपने यंग जनरेशन के लिए बोलना चाहता हूं, वो हमेशा डॉक्टर अमूल्य को देखते हैं कि इतना अक्षत सेवा सदन का मालिक। वो कभी नहीं समझते हैं कि उषा मेडिकल हॉल में वो एक दुकान के पीछे बैठा रहता था, 5 रुपए फीस होते थे, उससे किसी तरह से वो अपनी जिंदगी को गुजारता था। समय के साथ वो मिला है, मुझे इसमें 35 साल लगे आज। तो आप अगर इस समय में सब चीज सोचिएगा, मेरे बराबर का बनने का, वो नहीं बन सकते हो, समय लगेगा। सो डोंट बी आफ्टर मनी, मनी विल बी आफ्टर यू। आप समाज में सेवा कीजिए, अच्छा कार्य कीजिए, डोंट बिकम वेरी एम्बिशियस, हैव पॉजिटिव थॉट्स। ये सब जब रखे रहोगे तो मरीज आपसे जुड़ता जाता है, जुड़ता जाता है। हर मरीज कुछ दे के जाता है, कभी आपसे कुछ लेके नहीं जाता है, कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा। या तो आशीर्वाद देगा, उसके अलावा पैसा भी मिलता ही है। पैसा बारिश की तरह आपकी जिंदगी में होगा, डॉक्टर्स की जिंदगी में, लेकिन वो सेवा भावना होनी चाहिए। सेवा करते रहिएगा, बहुत कुछ मिलेगा। हाँ, हम लोग के साथ ही मजबूरी हो जाती है। अभी जब मैं खुद बात कर रहा था, 106 लोगों का परिवार है, एक बड़ा अस्पताल है, काफी कुछ उसमें खर्च आता है, हर तरह का टैक्स देना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। वो मरीज ही दे के जाता है, आप अपने बैंक से नहीं निकालते हैं। तो वहां पे खर्च भी होता है। जब सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, खर्च भी होगा, मरीज को भी पता चलता है। लेकिन जब उसको लगता है ये अच्छे के लिए हो रहा है, उसमें कभी भी उसको शिकायत नहीं होती है। जब उसको लगता है कि ना, इतना खर्च करने के बाद ही मरीज पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, डॉक्टर समय पे आके बात नहीं करते हैं, जो उनके स्टाफ है वो प्यार से बात नहीं करते हैं, एक वार्मथ नहीं है, स्माइल नहीं है, वो आपसे दूर होता जाता है। यही है मरीज और चिकित्सक के बीच में वो जो खाई बढ़ते जा रही है। आज वो समय आया है, इस खाई को, दो किनारों को धीरे धीरे समेट लीजिए। मरीज और डॉक्टर की ये दुनिया जो है वो सबसे खुश रहेगी। कोविड के बाद लोगों ने दिखा दिया है, अपनापन बना रहे तो शायद हम सबसे ज्यादा खुश रहेंगे। अक्षत सेवा सदन का बड़ा परिवार समूह है आपका, इसी के साथ साथ उसके अंतर्गत मेडिकल केयर भी आप देते हैं वृद्धा लोगों को। तो मतलब कि हम भविष्य की योजनाओं के बारे में, आपके बारे में हम जानना चाहते हैं कि भविष्य की योजना आपकी क्या है। क्या जो आपके पास संस्था है जो आप चला रहे हैं, उस दायरे को ही बड़ा करना है या फिर उसे ही मेंटेन करना है? आप आगे क्या कुछ प्लानिंग है आपकी इन फ्यूचर, उसको लेकर जरूर बताएं आप। अक्षत सेवा सदन की स्थापना 2004 में हुई थी। जब इसकी प्लानिंग 2002 में मैंने शुरू की थी, तो एक बड़ा नाम मैं लाना चाहता था अंग्रेजी से, कि लोग कहीं ना कहीं हमेशा पाश्चात्य से ही ज्यादा आकृष्ट हो जाते हैं। उनको जब उस टाइप का अंग्रेजी नाम दिखता है, इंग्लिश का कोई नाम, तो लोगों को लगता है ये बहुत बड़ा संस्था होगा, बहुत अच्छा है। अलग अलग नाम मैं अभी नहीं, उसमें नहीं जा रहा हूं। मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि इसका नाम एक सेवा सदन होना चाहिए। हमने, पापा इसमें कोई मरीज नहीं आएगा, क्या इस तरह से करना चाहते हो? आजकल के ज़माने में सेवा सदन करके मत रखो। बोला कि नहीं बेटा, अगर करना है, ये तुम्हारे दादाजी की ज़मीन पे बन रही है, तो नाम में सेवा सदन हो और इसमें पहले अक्षत लगा दो, मीन्स जिसकी क्षति ना हो सके। फिर हमने शुरू किया। उस समय बहुत अच्छा नहीं लगा था, मैं ये जरूर बोलना चाहूँगा।
उस जगह की शुरुआत, उद्घाटन मेरे माताजी और पिताजी, स्वर्गीय माताजी पिताजी के करकमलों से हुआ। आज लगता है कि मैंने सबसे अच्छा कार्य वही किया था। हॉस्पिटल, हेल्थ केयर वर्ड नहीं लगाया। लोगों के मन में, मेरे स्टाफ के मन में शुरू से ही जाता है मैं सेवा सदन, एक ऐसे जगह कार्य कर रहा हूं जहां सेवा करना है। सेवा करना सबसे परम कार्य हो जाता है किसी भी जगह। उसी को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। तो वहां से तो शुरुआत हुई। अब समय आ जाता है कि आगे क्या। शुरुआत में 4 बेड थे, वहां से बढ़ते बढ़ते हम लोग 60 बेड तक गए थे। कोविड के बाद कुछ ऐसा हुआ कि बहुत से डबल बेड को मैंने सिंगल बेड बना दिया। तो अभी 56 बेड का हम लोग का वह एक संस्थान है जहां पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। प्योरली उसमें ऑर्थोपेडिक्स है, कुछ मातृत्व का भी काम होता है, कुछ जनरल सर्जरी का भी कार्य होता है, लेकिन मैं मेनली 80 to 90% वो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है जिसमें मैं हूं, मेरे कुछ सहयोगी हैं। किसी भी अगर किसी का विस्तार किया जाए तो पहले जो रिसोर्सेज की बात करते हैं, एम तो अलग होता है, प्लानिंग अलग होती है, लेकिन रिसोर्सेज आपको जरूर देख लेना चाहिए कि आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे वो आपके विचारधारा के हैं कि नहीं। तो विचारधारा वाले लोग जब मिल जाते हैं तब उसको एक्सपेंशन की बात होती है, क्योंकि 2 तरह का एक्सपेंशन होता है। एक विचार का एक्सपेंशन होता है, एक होता है प्रॉपर्टी का एक्सपेंशन। मैं विचारों का एक्सपेंशन में हमेशा विश्वास करता हूं। विचार अगर पॉजिटिव अगर एक्सपेंशन कर रहे हैं तो पैसा धीरे धीरे उसमें आते जाता है। तो एक तो है कि अक्षत सेवा सदन का ब्रांच बनाऊंगा। ब्रांच के बाद जैसे ही मेरे बच्चे आ जाएंगे और उनके साथ अच्छे अच्छे लोग और जुड़ने लगेंगे, तो मैं बात किया वृद्धाश्रम, वो वृद्धाश्रम वर्ड न रख के आस्था वर्ड रखूंगा। आस्था करके एक ऐसा जगह बनाऊंगा जहां भी वैसे लोग जो सिंगल फैमिली में आ गए हैं, किसी कारण अधेड़ हो गए हैं, जो कि जिनके पास अपनापन नहीं है, उनका एक परिवार बसाऊंगा उनके साथ मिलकर, क्योंकि तब तक मैं भी खुद वृद्ध हो जाऊंगा। तो उनके साथ मेरी जिंदगी भी बीतेगी, हम लोग भी खुश रहेंगे, उन बच्चों को भी खुश रखेंगे, और जिनके भी बच्चे जहां भी कुछ कार्य करो उनको मैं प्रेरित करता रहूंगा तुम अच्छा कार्य करो, लेकिन आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए अपने जमीन को न छोड़ो। जिस जमीन से तुम उठे हो, जिस जगह से तुम निकले हो, वहां से भी तुम्हारे लोग तुमको खोज रहे हैं। उनका प्यार और विश्वास था कि आज तुम इतने जगह पहुंचे हो, तुम इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं भी हो, लेकिन उस गांव, उस जमीन को ना भूलो, उसमें वापस आओ, कुछ सेवा दो, कुछ शारीरिक, कुछ मानसिक, कुछ आर्थिक, कुछ सेवा दो, और सबका भविष्य उज्जवल होगा। जी डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि युवा हमारे देश के भविष्य हैं। अगर वो आगे बढ़ते हैं तो उनके साथ साथ पूरा समाज आगे बढ़ता है, क्योंकि वो सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता उनमें होती है। जो यूथ इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, जो आगे हैं और जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? देखिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि हमारा देश युवाओं का देश है। मैं स्विट्जरलैंड गया, स्वीडन गया, वहां वृद्धों की आबादी ज्यादा हो गई है, युवाओं की कमी है, और जब भी यंग पहुंचते हैं तो उनकी बहुत इज्जत बढ़ती है। तो भारत उसमें बहुत ही किस्मत वाला देश है जहां पे युवाओं का प्रतिनिधित्व ज्यादा है, वही हमारे भविष्य है। जैसे अब मैं तो डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर की बात करूंगा। जितने अच्छी संख्या में डॉक्टर्स, चिकित्सक समाज में आने वाले हैं, उससे भारत का भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन आने वाले 5-10 साल के बाद कंपटीशन बहुत बढ़ना है। अगर सब सोचेंगे चिकित्सक कि मैं पटना में रह जाऊं, मैं दरभंगा में रह जाऊं, मुजफ्फरपुर रह जाऊं, या बड़े, वो पॉसिबल नहीं है। आपको सुदूर क्षेत्रों में जाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। नहीं कीजिएगा तो आप अपना भविष्य उजागर नहीं कर सकते हैं। आप डॉक्टर बने, आप दुकान खोलने के लिए नहीं बने, आप रेडीमेड गारमेंट्स के लिए नहीं बने, रेस्टोरेंट खोलने के लिए नहीं बने। आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है, हिपोक्रेटिक ओथ लिया है मरीजों की सेवा करने के लिए। आपको सुदूर क्षेत्रों में भी जाना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा। सुदूर क्षेत्रों में उस तरह से विकसित करना पड़ेगा जहां पे कोई भी युवा अगर जाके, क्यों हमारा देश को छोड़ के युवा बाहर भाग रहा है, उसको हमेशा लगता है वहां पे इस तरह का जिंदगी है, इस तरह का माहौल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप चिकित्सक बने हो तो आप बहुत ही गंदे कपड़े पहन के रहो, गरीब टाइगर फटे हाल में रहो। अरे कपड़ा पहनिए, आपके जो सहयोगी हैं, इंजीनियर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, वो जब अच्छे कपड़े में रह सकते हैं, शानो शौकत में रह सकते हैं, एक डॉक्टर क्यों नहीं रहेगा? मैं हमेशा अच्छे कपड़े इसलिए पहनता हूं, मुझे भी आपकी तरह रहने का अधिकार है। मुझे डॉक्टर बनाया गया, लेकिन मैं भी आपके तरह का इंसान हूं। और मैं युवाओं को प्रेरित करता हूं, कपड़े पहनने में कभी भी पीछे मत रहिए, जिंदगी जीने में कभी भी पीछे मत रहिए। आप भी इंजॉय कीजिए, जिस दिन पार्टी का मौका मिले खूब गाइए, खूब नाचिए, लेकिन 1 घंटे के बाद फिर अपने कार्य में लग जाइए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, तुरंत में आपको सब चीज नहीं मिलने वाला है। इज्जत तुरंत मिलने लगती है, अगर आप मेहनत करते हैं
पैसा धीरे धीरे मिलता है। देयर इज नो शॉर्ट टर्म शॉर्टकट जिसको कि अब बोला जाए कि तुरंत में डॉक्टर हमारे जैसे बिहार की बात करें, डॉक्टर एस.एन. आर्या हुए, पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह हुए, डॉक्टर शांति राय हुए, तुरंत में आप नहीं बन पाइएगा। धीरे धीरे जरूर सब लोग बन सकता है, लेकिन वो सेवा भाव रखते रहिए, अपने आप को धीरे धीरे डेवलप करते रहिए, शॉर्टकट मत बनाइए, बीच में कभी भी कोई दलालों के चक्कर में मत फंसिए। मरीज ही आपका सबसे बड़ा प्रचारक होता है। एक मरीज ठीक होता है, वो अपने गांव में इतना प्रचार करता है, उससे आपको फायदा होता है। अगर उसको आप कष्ट देते हैं, उसको रुला देते हैं, वो आपका सबसे ज्यादा कुप्रचारक हो जाता है और आपको बदनाम करता है। और मरीज इतने बुड़बक नहीं होते हैं, वो हमेशा देखते हैं अगर ये फायदा दे रहा है तो उसको प्रचार करते हैं, वो आपको अपना भगवान समझने लगते हैं। लेकिन आप उसको दोस्त बनाइए, भाई बनाइए, बहन बनाइए, वो ज्यादा जरूरी है। जी, काफ़ी बेहतर और आपने एक तरह से प्रेरणादायी बातें कही। और जो यूथ इस प्रोफेशन में आना चाह रहे हैं या फिर आ गए हैं या फिर आने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा एक मील का जो पत्थर है वो साबित करेगा कि अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, किन लक्ष्यों के साथ आप आगे बढ़कर इस प्रोफेशन में आकर लोगों को प्राथमिकता के तौर पर सेवा भाव होनी चाहिए, पैसा दूसरे नंबर पर होनी चाहिए। इस कार्यक्रम में आए, अपने अनुभव साझा किया और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आपने युवाओं को प्रेरित किया। डॉक्टर अमूल्य सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का खास कार्यक्रम बिहार अभियान का अंक आपको कैसा लगा, खत के माध्यम से हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमें इंतजार रहता है आपके खत का। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा और इसके लिए नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार अभियान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है director dd के patna@gmail.com।